नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं। सभी राजनीतिक दल तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है तो कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। ऐसे में चर्चा चुनाव और चुनावी तैयारियों को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में चुनावी हलचल तेज है। पार्टियां उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन कर रही हैं। बीजेपी 195 उम्मीदवारों के साथ लोकसभा के पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत 34 केंद्रीय और केंद्रीय राज्य मंत्रियों के नाम लिस्ट में शामिल हैं। महिलाओं, युवाओं, SC, ST, OBC सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। वहीं 8 मार्च को एक बार फिर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक में पार्टी दूसरी लिस्ट को फाइनल करते हुए जल्द जारी कर सकती है। हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी जल्द संभव है। हरियाणा बीजेपी का दावा है कि हरियाणा में सभी 10 सीटों पर कमल खिलाएंगे। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, उसके ऊपर चर्चा। काफी नाम आ रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। कोई जो भी नाम आए हैं, एक एक नाम बड़ा मजबूत नाम हमारे पास आया है और कोई भी हमारा साथी कमजोर नहीं है, हर व्यक्ति मजबूत है। परंतु हमारे सामने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने वो जीती। कब तक उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए? देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ये मेरे हाथ के अंदर नहीं। और हमारी, क्योंकि 2024 हमारे सामने महत्वपूर्ण चुनाव हमारे सामने है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 की 10 लोकसभा की सीटें उनको देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करे, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। उधर 7 मार्च को कांग्रेस भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने जा रही है। पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट जारी करने जा रही है। वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। कुरुक्षेत्र से आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस जीत का दम भर रही है। आज गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ है और मजबूती से एक दूसरे की मदद करेंगे और देश की प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे। अगर भाजपा नायब श्रेणी पर दाव खेलते तो दोनों प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने होंगे, उसको लेकर क्या करेंगे? उस स्थिति को लेकर हमारा जो है संयुक्त जो उम्मीदवार है सुशील गुप्ता जी जीतेंगे। जाहिर है, चुनावी शेड्यूल आने से पहले उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन और लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया जारी है। मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन के अलावा चुनावी मुद्दों को भी धार दी जा रही है। बहरहाल देखना ये है कि किन मुद्दों के साथ कितनी मजबूती से दल चुनावी मैदान में जाते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज का मुद्दा क्या है, आपने रिपोर्ट में देखा। सभी दल जीत की बात कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। उम्मीदवारों को लेकर अंतिम मंथन आप कह सकते हैं जारी। पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है, 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है और हरियाणा को लेकर हालांकि इंतजार अभी बाकी है। कांग्रेस ने भी आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की है और कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना पोपली जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र सिंह ढूल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजवन दहिनवाल, प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादून जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। वंदना पोपली जी, पहली लिस्ट आ चुकी है आप लोगों की, दूसरी लिस्ट को लेकर अभी मंथन होना बाकी है। हरियाणा को लेकर कितना इंतजार अभी? देखिए, मुझे लगता है ये हम सबको मालूम है कि प्रदेश चुनाव समिति ने मंथन करके जो पैनल्स हैं वो आगे भेज दिए थे और अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो है लिस्ट आएगी तो वो सबके सामने आ ही जाएगी। मुझे लगता है कि इसके बारे में ये बोलना कि कब तक आ जाएगी, तो मीटिंग्स आपके सामने हो रही है और पहली लिस्ट आ चुकी है तो अगली लिस्ट में हो सकता है कि हरियाणा का भी इसमें नाम हो, क्योंकि मैं इसमें कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति का काम है कि कब हरियाणा का नंबर आएगा। लेकिन ये तय है कि हमने जो है पैनल के नाम भेज दिए हैं और हमारी तरफ से पूरी की पूरी तैयारी है लोकसभा चुनावों को लेकर। प्रधानमंत्री जी को रेवाड़ी की जब जनसभा हुई थी जिसमें एम्स का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, तब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 10 के 10 कमल खिलेंगे और यही बात जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो देश की जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रही है। मोदी जी का मतलब देश की जनता, मोदी जी का मतलब अंतिम व्यक्ति, मोदी जी का मतलब वो व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिला उसको न्याय मिलाने का काम जो है मोदी जी ने किया है। तो ये जो परफॉर्मेंस वाली सरकार है
उसकी तरफ देश की जनता देख रही है और देश की जनता का भरपूर प्यार हमें पहले भी मिला है। पिछली बार भी हमारी 10 की 10 सीटें थी और इस बार भी उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं दिखाई देती और बल्कि मैं तो कहूंगी कि प्यार वो बड़ा है। जिस प्रकार से डिसीजन लिए गए हैं और जिस प्रकार से जनता के लिए कार्य किए गए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। और आपसे एक और भी बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोकसभा के चुनावों को लेकर आज की डिबेट है, तो मेरा अनुरोध है कि जो विपक्षी पार्टी है वो बहुत जल्दी से फोकस कर देती है भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि जो स्थिति है उनकी अंदर से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उनको अच्छे से मालूम है कि कई पार्टियों का संगठन नहीं बना और कई पार्टी ऐसी हैं जो कहती है कि हमने जी संगठन बना लिया, बहुत बड़ा संगठन बना लिया, लेकिन जब बारी आई कि अब इलेक्शन लड़ना है, चलिए कैंडिडेट डिक्लेयर करिए, तो वो एक ही सीट पर सिमट गए कि बाकी 9 पे तो हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। तो इसका जवाब भी जो है वो उनको देना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है और वो किस बेसिस पर जो है वो इलेक्शन में जाने को तैयार है, वो भी उनको बताना चाहिए। लेकिन मैं अपने बारे में सिर्फ यही कह सकती हूँ कि बार बार इस चीज को हम कह रहे हैं कि 10 की 10 कमल खिलाने की अगर हम बात करते हैं, 10 की 10 सीटें जो हैं वो हम प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने की बात करते हैं, वो हम अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे करते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो लगाव हमारे हरियाणा के प्रति है, हरियाणा का लगाव जो प्रधानमंत्री जी की तरफ है, उसकी वजह से ये कहते हैं, ये हमारा आत्मविश्वास है कि हम 10 के 10 कमल खिलाएंगे। ढोल साहब, कांग्रेस को लेकर ही कह रही वंदना पोपली जी कि संगठन भी नहीं आप लोगों का, दूसरा गठबंधन के तहत एक उम्मीदवार तो उतारा, दूसरे नाम भी नहीं है, तो कांग्रेस को लेकर क्या स्थिति है, आप खुद बताएं। क्या पैनल भेज दिया गया है, पैनल में नामों को लेकर चर्चा हो रही लोकसभा को लेकर? चर्चा हो भी चुकी है और प्रदेश समिति ने जो है पैनल के नाम भेजे भी हुए हैं, उनके ऊपर अभी विचार चल रहा है। यदि टिकट जो है कांग्रेस की नहीं डिक्लेयर हुई है तो भाजपा की भी डिक्लेयर नहीं हुई है। यदि कांग्रेस ने एक कैंडिडेट जो है आम आदमी पार्टी को दी एक टिकट गठबंधन के, तो भाजपा भी बेशक कह रही है 10 में से 10, लेकिन जेजेपी के साथ अलायंस में सरकार चला रही है, तो पहले भाजपा क्लियर करके बात करे कि क्या भाजपा 10 की 10 पे लड़ेगी या 10 में से 9 पे या 8 पे लड़ने का काम करेगी। जबकि इनके खुद के नेता ये कह रहे हैं कि गठबंधन चल नहीं सकता, तो ये कह रहे हैं कि 10 में से 10 है, जेजेपी वाले कुछ और कह रहे हैं, लोगों के अंदर कंफ्यूजन कुछ और है। तो यदि इतने ही मजबूत हैं तो अपने आप से अकेले भी चुनाव लड़ने का काम ये कर सकते हैं। यदि इन्होंने गठबंधन किया तो ये मान करके चलिए कि ये अंदर तक जो है कमजोरी जो है इनके अंदर आई हुई है। अब जो है दूसरी चीज, अगर ये इतने ही अच्छे गुड परफॉर्मेंस वाले लोग हैं तो मीडिया के थ्रू ये जो खबरें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं कि विजिटिंग एमपी की आप टिकट काटने का काम करेंगे। हर जगह मोदी जी का फेस लेकर के चल रही है ये भारतीय जनता पार्टी। तो ये बताए कि आपके जो एमपी जो हैं वो इस प्रकार से क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते हैं कि आप उनको टिकट देने का काम करें। आपने अभी जो लिस्ट आई है उसके अंदर भी बहुत सारे सिटिंग एमपी की टिकट काटने का काम किया है और अब हरियाणा के अंदर भी इसी प्रकार की चर्चा हो रही है। तो आप करिए ना, उनको दोबारा दीजिए। इतने अच्छे परफॉर्मेंस वाले लोग हैं, जो वो लोग उनसे प्यार करते हैं, सारी चीजें आप अपने फेस के ऊपर काम करने का काम करिए। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री के फेस के ऊपर चुनाव लड़ने का काम करें, आप उन एमपी के फेस के ऊपर चुनाव लड़ने का काम करें। हर जगह नरेंद्र मोदी जी को लेकर के आ जाते हैं। तो इनके पास केवल एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से मोदी जी का नाम लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा दूसरा एजेंडा इनके पास में नहीं है। जो इश्यूज हैं, इश्यूज के ऊपर इनके पास में कोई जवाब नहीं है। संगठन खड़ा करना किस प्रकार से खड़ा करते हैं, तो यहाँ के इनके जो बूथ के जो है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसी इस प्रकार की गड़बड़े मुझे पता है कि इनके में है कि भी जिले के नहीं है उसके अंदर आपने बूथ के ऊपर वो बनाने का काम किया है, एजेंट बनाने का काम किया है। जो भी आप प्रधानपुर गूंज जो बनाने का काम करते हैं, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी के से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपना प्रचार करिए और आप खुद ये बताइए कि 38 पार्टियों के साथ में एनडीए क्यों लड़ रही है। इतनी मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी अकेला लड़ने का क्यों नहीं काम करती। दूसरी पार्टियों के अंदर आपको जो है तोड़फोड़ मचा करके, उनके कैंडिडेट्स को तोड़ करके, उनके सिटिंग एमएलए को तोड़ करके, उनके सिटिंग एमपी को तोड़ करके चुनाव लड़वाने का क्यों काम कर रही है। सुना आपने पोपली जी, उम्मीदवार तो आप लोगों ने भी नहीं उतारे। साथ ही सवाल ये भी कि अगर मौजूदा सांसद इतना अच्छा कर रहे हैं तो उनके टिकट क्यों कट रहे हैं। देखिए, 2-3 प्रश्न पूछ लिए रविंद्र ढोल जी ने। सबसे पहले मैं उनके पहले प्रश्न का जवाब देती हूँ। उन्होंने कहा कि एक कैंडिडेट देने पर ऐतराज क्यों। हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, आप 10 के 10 दे दीजिए अगर आपके बस की नहीं है। लेकिन गठबंधन पे ऐतराज नहीं है। ऐतराज उस स्थिति पर है जब
इंडी गठबंधन बन चुका था, केंद्रीय नेतृत्व बार बार कह रहा था कि हम जो चुनाव हैं वो एक साथ लड़ेंगे। वो बात अलग है कि एक एक करके टपकते गए, किस तरह से निकलते गए वो हमने देखा। लेकिन हुड्डा जी बार बार क्या कहते रहे कि हमें हरियाणा में किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। आपके प्रवक्ता के शोर मचाते थे, और आप चाहें तो मैं वो दिखा भी सकती हूँ कि किस प्रकार से हुड्डा जी और आपके प्रवक्ता बार बार बोलते रहे कि हमें आवश्यकता नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। ये आपके ही अपने ही शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। उसका जवाब आप दीजिए। मैं तो कह रही हूँ कि हम गठबंधन में हैं और जो फैसला होगा वो हमारे जो नेतृत्व करेगा। लेकिन हम आपकी तरह इस तरह नहीं बोलते हैं कि जी हम तो अकेले लड़ेंगे, हम सक्षम हैं। हमारे नेता इस तरह से नहीं बोलते हैं। आप कम से कम हुड्डा जी की बात का जवाब दीजिएगा। दूसरी बात आपने यहाँ पर कही कि हर जगह मोदी जी का फेस लेकर जा रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, मोदी जी के फेस को सामने रखकर लड़ रहे हैं। तो आप भी राहुल जी का फेस रख लीजिए ना, किसने मना किया? भाई जो लीडर है उसी का फेस रखा जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि राहुल गांधी जी जहां जहां पहुंचते हैं, बोलते हैं ना, जहां जहां पड़े पैर संतन के वहां वहां बंटा धार। तो जो जो स्थिति हो रही है वो आपको भी बेहतर पता है, इसलिए मोदी जी से तकलीफ होना वाजिब है। जहां तक टिकट करने की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, टिकट काटने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखिए जी हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता कि जो एक कुर्सी पे बैठ गया तो बैठ गया, जब वो पता नहीं क्या हाल होगा तब वो हटेगा, और तब तक कोई और बैठ नहीं सकता। परिवार अगर एक जगह बैठ गया तो बैठ गया। ये तो सेवा का काम है। यहाँ पर वो बात नहीं है कि जी चलिए जी यहाँ पर कहीं ना कहीं मोटी कमाई की बात है तो लड़ते रहिए। यहाँ तो सेवा की बात है। अगर एक चला गया तो दूसरा आएगा सेवा करने के लिए। तो ये तो मेरी पार्टी में हम किसी एक व्यक्ति को ही ढोते नहीं जाते हैं। लेकिन फीडबैक ठीक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का फीडबैक लेते हैं। तो अगर टिकट कटता है तो जाहिर है फीडबैक अच्छा नहीं मिला, और फीडबैक अगर अच्छा नहीं मिला तो काम अच्छा नहीं हुआ। नहीं, बहुत तो फिर ये दावा तो नहीं हो सकता ना कि काम बहुत अच्छा हो रहा है। इस पर तो विपक्ष सवाल उठाएगा, उठा भी रहे हैं। मैं जवाब देती हूँ। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि ज्योति जी की लगता है कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स की वजह संगठन में ज्यादा आवश्यकता है, अब गाइड करने की जरूरत है, अब नए चेहरे हैं वो आगे आने चाहिए। कि हम क्यों ऐसा करें कि एक ही परिवार को या कुछ ही लोगों को हमेशा उनको ही आगे करते रहें। तो ये भी देखना जरूरी है कि अब आवश्यकता है कि अब संगठन में जा सकते हैं तो संगठन में चले जाएं, एक्टिव पॉलिटिक्स में से रुक सकते हैं, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन एक ही परिवार को आगे करना, एक ही व्यक्ति को आगे करना, ये मेरी पार्टी का एक तरीका नहीं है। ये दूसरी पार्टियों में हो सकता है। डोल जी को कुछ कहना, वो संक्षिप्त में कहिएगा, उसके बाद मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। वंदना बहन जी यही डिबेट में कह रही है 10 की 10 जीत करके झोली में डालने का काम करिए भारतीय जनता पार्टी। तो आपका गठबंधन धर्म वहां पर कहाँ गया? आपको ये बड़ी ऑब्जेक्शन हुई कि जब हुड्डा साहब ये कहते हैं कि हम 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तब आपको दिक्कत होती है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि अगर आप इसके ऊपर नहीं, हम ये नहीं कहते कि अगर जेजेपी को सीट दी जाएगी तो हमें उस पर एतराज है। हम ये नहीं कहते। ये आपके नेता कहते रहे, आपके नेता बार बार अपना दम दिखाते रहे। वो कहते हैं ना ताल ठोकना कि जी नहीं हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, ये आपके नेता कहते रहे ना। आप उनसे पूछिए वो क्यों कहते रहे। भाई मेरी पार्टी की तैयारी है, मैं करूंगी ना, मैं पार्टी की तैयारी करूंगी। मैं ये तो नहीं कह रही कि जेजेपी को आने नहीं देंगे, हम ये तो नहीं कर रहे, हम ये तो नहीं कर रहे। रविंद्र जी एक सेकेंड, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम जेजेपी को नहीं आने देंगे। हम कह रहे हैं कि मौका लगा तो 10 के 10 कमल देंगे, जेजेपी आएगी तो भी 10 की 10 सीटें जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम जेजेपी को नहीं आने देंगे। हमारे में से किसी भी एक नेता का ये स्टेटमेंट नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है, ना ही किसी प्रवक्ता का स्टेटमेंट रहा है यहाँ पर। लेकिन हुड्डा जी ताल ठोकते रहे बार बार। और छोड़िए, आप ये बता दीजिए आपकी पार्टी के अंदर जो बाकी नेता हैं उनका क्या खेल है? ये जो पूरा का पूरा शो चल रहा है वो तो खाली हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा का चल रहा है, उसके अलावा और किसी की एंट्री नहीं है। देश के अंदर मोदी का चला रहे हैं आप। अरे देश के अंदर मोदी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, मोदी ही चल रहा है। अरे प्रधानमंत्री है तो वो नहीं चलेगा तो कौन चलेगा? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री चलेगा नहीं तो कौन चलेगा? ऐसा तो थोड़ा कि मनमोहन सिंह को बिठा दिया चलेगी सोनिया गांधी की, ऐसा नहीं होता हमारी पार्टी में। और एक लोकतंत्र में होना भी नहीं चाहिए। आपको चलने में क्यों आपको क्यों तकलीफ हो रही है हमारे चलने में? फिर नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ताल क्यों ठोकते हो आप? ऐसी ताल ठोकने का काम तो आपने किया, हमें तो आपसे कोई तकलीफ ही नहीं है, हम तो बड़े खुश हैं। चलिए आप दोनों बड़े अच्छे से राहुल गांधी हमारा प्रचार करते रहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है।
और धीरे धीरे जिस तरह से सफाया हो रहा है होने दीजिए। हाँ, बताना जरूरी है जनता को बताना जरूरी है कि ये पिता पुत्र का शो है। और जो कहते थे पूरे दम के साथ कहते थे कि, और सुन लीजिए रविंदर ढूल जी, एक चीज और सुन लीजिए बड़ा क्लियरली, हुड्डा जी को 9 सीटों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका इंटरेस्ट अगर किसी सीट पर है तो वो एक है दीपेंद्र हुड्डा की सीट, उनका बाकी 9 सीटों पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको पता है आपको नहीं, मैं बता रही हूँ पूरे हरियाणा की जनता बता रही है कि एक काम है, ऊपर सोनिया गांधी कहती है मेरा बेटा किसी तरह से एडजस्ट हो जाए, किसी तरह से लॉन्च हो जाए, इधर यहाँ पे हुड्डा जी कहते हैं कि मेरा बेटा किसी तरह से लॉन्च हो जाए। तो ये तो बच्चों को लॉन्च करने वाली पार्टी है। जनता कार्यकर्ता सब साइड में जाए तो लॉन्च पैड भी तो होना चाहिए, कुछ बेस भी तो होना चाहिए। करा क्या था अपने समय में वो भी बताना। अरे रविंदर ढूल जी, आप इतना आप तो बड़े समझदार प्रवक्ता हैं, आप तो ऐसा नहीं बोलते। क्या हुआ? मैं आप दोनों को नाराज हो गया। मैं दूसरे प्रवक्ताओं को भी चर्चा में जोड़ती हूँ। आप रुकिए अभी, सोनिया आप भी। डहीनवाल जी, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? बीजेपी पहली लिस्ट ला चुकी है देश भर की, अगर बात करें कांग्रेस भी मंथन कर रही है, तो आपकी पार्टी के सामने क्या अच्छे या जिताऊ मजबूत उम्मीदवारों का, चूंकि पिछली बार तो आप लोग कहीं जमानत नहीं बचा पाए थे, अच्छे उम्मीदवारों को लाना एक चुनौती तो होगी इस बार भी? निश्चित तौर पर ज्योति जी, देखिए अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर गोलियों से छलनी करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो उसकी वजह से हमारी पार्टी आज चौधरी नफे सिंह राठी जी के जो रस्म क्रिया थी, अंतिम जो उनकी क्रिया थी, वो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके बाद हमारी पार्टी, अगर ये हादसा हमारे साथ नहीं होता तो अब तक हमारी पार्टी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको उतार भी देती। और हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं वो पूर्ण तरह से मजबूत हैं और वो हमेशा से अपने फील्ड में रहे हैं। और हमने अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारा पैनल जो बनाया हुआ था, उनकी लिस्ट चौधरी अभय सिंह चौटाला के पास और नफे सिंह राठी जी के पास थी। लेकिन ये एकदम हादसा हो गया, उसकी वजह से हम ये अपना कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा पाए। आज ये हो गए और अब 8 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जींद में आयोजित की गई है, जिसमें हम लोकसभा के और जो आगामी हमारा प्रदेश अध्यक्ष से संबंधित जो भी हम अपना कोई कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देना है, जो भी हमें तैयारी करनी है, वो 8 तारीख को रखेंगे। निश्चित तौर पर उस चीज के बारे में बताएंगे। अब किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस प्रकार की घटना हो जाए तो ये चीज सहज अंदाजा लगा लेना चाहिए कि पार्टी का, हमारा तो एक रीढ़ की हड्डी थी और उनके साथ इस प्रकार का हादसा होना तो स्वाभाविक है, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। और अब 8 तारीख को हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में हम फैसला लेंगे। फैसला लेने के बाद बहुत ही जल्द, जो आप ये बार बार ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी, आपने देखा होगा कुछ लोगों ने ये कहा है कि हमने प्रथम सूची वो जारी की कि हमारा वो कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी निकले जो कोई तो जिनका नाम कट गया था, बोला भाई मैं तो हॉस्पिटल संभालूंगा, कोई बोला भाई मेरा तो अब समय आ गया, मेरे को क्रिकेट को देखना है, किसी की टिकट फाइनल कर दी तो वो बोला भाई मैं भोजपुरी संगीत में वापसी कर रहा हूं। तो हालात उनके फ्रंटलाइन लीडर्स की ये है कि जो उनकी प्रथम सूची के नेताओं को पीछे हटते देखा जा रहा है चुनाव से। इसका पीछे एक सहज अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी हार नजर आ रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़बोले जरूर हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई पे अगर वो जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। कारण क्या है कि पिछले 10 साल, जब 9 साल हो चुके हैं, 10वीं साल चल रही है, 10 साल में किस प्रकार से उन्होंने देश की जनता को प्रताड़ित किया है, देश की जनता को किस प्रकार से उन्होंने लाइनों में लगा के रखा है, देश की जनता को किस प्रकार उन्होंने शोषण किया है। जो हर बार ये कहते हैं कि हम विकसित भारत करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि विकसित भारत बनाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ती है। सारी चीजें हुई, नए नाम थे, नए चेहरे थे, और अब बहुत सारे लोग, हम क्योंकि 5 साल की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम या जो पार्टी छोड़कर गए थे, किसी की घर वापसी भी नहीं हुई, तो कहां से जिताऊ उम्मीदवार या फिर मुकाबले में भी आ पाए, अच्छा चुनाव लड़ पाए, ये कैसे पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए? ज्योति जी, क्या आपने एक चीज देखी होगी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की नर्सरी है, और इस नर्सरी से निकले हुए ही आगे बढ़कर वही पेड़ बनते हैं, वही वट वृक्ष बनते हैं।
आपने कभी देखा है कि इनेलो में कोई बड़ा चेहरा आया है और उसने चुनाव जीता? ऐसा तो नहीं देखा ना आपने। चाहे 2004 से पहले की बात करें या 2009 के बाद की बात करें, 2014 में देखा होगा कि किस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में 2 सीट निकाली थी, जो अपने आप को प्रदेश में, जहां पर पूरे देश में ये कहते थे कि मोदी लहर चल रही है, वहां पर हमने हिसार और सिरसा की 2 सीट निकाल के दिखाई थी। और जबकि कांग्रेस अपनी वहां पर एक भी सीट पूरे हरियाणा में नहीं निकाल पाई थी, तो वो संगठन के बलबूते पे हुआ। और आज भी वही है कि संगठन के बलबूते पर ही हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। और अगर इंडियन नेशनल लोक दल के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दी जाती है तो वही बड़ा नेता बन जाता है। और आज ये जो बड़े बड़े बातें करते हैं या जो भी बड़े नेता बनते हैं, आप देखना उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की नर्सरी से ही जुड़ा हुआ है। वो बड़े नेता यहीं से ही बन के गए हुए हैं। आज कोई आदमी, हमें इंडियन नेशनल लोक दल को ये जरूरत नहीं है कि वो बड़े नेता कहीं किसी दूसरी पार्टी के तोड़ के लेके आए। यहाँ तो नेता बनाए जाते हैं। आज जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी को है, जो कहीं जाकर कांग्रेस के तोड़ने का प्रयास करते हैं, कहीं आम आदमी के तोड़ने का काम करते हैं। सुखबीर तंवर जी, ठीक है, जी? जिन नेताओं का आप हवाला दे रहे हैं, मैंने पूछा ही ना कि वो तो पार्टी, बहुत सारे लोग तो पार्टी छोड़कर जा चुके थे ना। परिवर्तन यात्रा भी निकाली, दावा भी किया गया नए नेता आएंगे, नए नेता आ रहे, तो कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नाम शामिल भी नहीं हुआ इन लोगों में। ठीक है, अगली बार उत्तर दीजिएगा। अभी सुखबीर तंवर जी, पार्टियों का गठबंधन चुनावी लिहाज से भी हो गया है। सुशील गुप्ता कि इनेलो पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वही नेता बनाती है। सुशील गुप्ता मैदान में भी हैं। अब तो भूपेंद्र हुड्डा उनके लिए चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं के, दोनों पार्टियों की मैं बात कर रही हूँ, या वोटर्स के दिल मिल पाएंगे? क्योंकि अभी जिस बात का जिक्र वंदना जी भी कर रही थी कि बार बार कहा गया हमें जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व ही नहीं है, यहाँ आधार ही नहीं है, आदमपुर में जमानत जब्त हो गई थी, हर बार जमानत जब्त हुई, तो अब कैसे कांग्रेस आप लोगों के लिए चुनाव प्रचार कर पाएगी? कैसे एक साथ आ पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से कल का कार्यक्रम रहा और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी के लीडर हुड्डा साहब ने जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, निश्चित तौर पे ये जो आपके सवाल है बेमानी है। यहाँ व्यवस्था को बदलने का विषय है। और जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में हमें विषय बना है, इस के गायब श्रेणी से, क्योंकि जिस तरह का उसमें आपकी आवाज भी मेरी ब्रेक हो रही है सुखबीर जी। चलिए लौटेंगे आपके पास, अभी रुके आप। जादव साहब, हरियाणा में कैसे देख रहे हैं आप चुनावी तैयारियों को? केवल एक उम्मीदवार हालांकि अभी उतारे गए हैं इंडिया गठबंधन के। बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। हालांकि गठबंधन को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई कि जेजेपी को साथ रखेंगे नहीं रखेंगे, इसे लेकर भी इंतजार कर। नहीं, देखिए कि बीजेपी की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई हरियाणा के लिए, तो उससे थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि जेजेपी के साथ वो चुनावी गठबंधन करने के मूड में है या नहीं है, एक सस्पेंस सा बना हुआ है। और ऐसा कयास लगा जा रहा है कि शायद लिस्ट की जो हरियाणा के लिए जो लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है या उसमें कोई देरी हो रही है, तो वो गठबंधन को लेकर फैसला ना हो पाने के कारण हो रही है। और ऐसी चर्चाएं भी हैं कि वो सेंट्रल लेवल पर जो है गठबंधन के लिए चर्चा चल रही है और जेजेपी को हिसार या सिरसा की कोई एक सीट दी जा सकती है। अलबत्ता जेजेपी अपने स्वतंत्र चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुटी हुई है। वो नव संकल्प रैली कर रहे हैं और हिसार में करने जा रहे हैं अभी जल्दी ही। तो लगता है कि कुछ न कुछ अंदर खाते में कुछ न कुछ चर्चा है और इसलिए अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कि हम 10 सीट जीतने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके प्रत्याशियों की लिस्ट तो अब तक आ जानी चाहिए थी हरियाणा के लिए। अब यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हरियाणा में दिखाई दे रहा है। वो एक सीट उनको मिल गई है कुरुक्षेत्र की, तो उसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा, एक माहौल बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास संगठन नहीं और हमारे पास संगठन है। तो आम आदमी पार्टी को न केवल कुरुक्षेत्र की सीट जीतने की चुनौती है,
बल्कि उनकी चुनौती और बढ़ गई है जिस तरह के दावे उन्होंने किए हैं। अगर कांग्रेस को जो है बाकी की सीटें पर सफलता नहीं मिलती तो ये जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी के सिर पर जाएगी, क्योंकि वो जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया है कि आम आदमी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी का ताकत के साथ मुकाबला कर सकती है। तो एक तो ये है, और भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती रही है कि हम 10 के 10 सीटें जीतने में सक्षम है, तो सवाल यह है कि फिर कैंडिडेट की घोषणा में इतनी देरी क्यों है? जल्दी घोषित किया जाए, चुनाव प्रचार शुरू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी चुनावी एक्सप्रेस को दौड़ाती रही है, तो मुझे लगता है कि ये स्पीड ब्रेकर क्यों आ गया। वो फटाफट जो है प्रत्याशियों की घोषणा करके, और जो है अब लगभग जो है मार्च के मध्य तक ही चुनाव की चिट्ठियां आने की संभावना है, आचार संहिता लागू होने वाली है, तो फिर विलंब क्यों? जब और प्रदेशों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है तो फिर यह है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो जो है हरियाणा में तो एक तरह से लगभग प्रचार ही शुरू कर चुके, और हुड्डा साहब ने तो डॉक्टर सुशील गुप्ता की बड़ी तारीफ कर दी कि वो बहुत सज्जन है, सभ्य है और सौम्य है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सौहार्द पैदा हो रहा है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक बड़ी चुनौती पैदा कर दे। तो माहौल यही है कि सब लिस्टों का इंतजार है, अब कांग्रेस के और बाकी कैंडिडेट कौन से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारती है। सुखबीर तंवर जी हैं क्या फोन लाइन पर? पीसीआर वंदना पोपली जी, देखिए घूम फिर कर सवाल, हालांकि ठीक है प्रक्रिया है आपकी पार्टी की, पैनल भेजे जा चुके हैं नामों के, केंद्रीय चुनाव समिति जब भी हरियाणा को लेकर बैठक करेगी, फाइनल करेगी लिस्ट, उसके बाद आनी है। लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा है कि गठबंधन को लेकर चूंकि अभी क्लियर नहीं है, और बहुत बार बयानों से लगा कि हरियाणा में तो आप लोग नहीं चाहते, लेकिन दिल्ली से कहीं ना कहीं इन्हें हरी झंडी मिल जाती है। दूसरा सवाल ये कि जब आप बार बार कहते 10 कमल खिलेंगे, तो अगर गठबंधन में लड़ना पड़ा तो क्या आपके सिंबल पर ही लड़वाएंगे उनको? देखिए ज्योति जी, जादौन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बात कहेंगे। बहुत ही सम्मान के साथ जादौन जी मैं कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि और प्रदेशों की लिस्ट आ गई है, हरियाणा की नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के आसपास के स्टेट्स की सभी की लिस्ट नहीं आई है। हो सकता है एक बेल्ट अभी रह रही हो, लेकिन 195 के करीब जो है पहले अनाउंस हो चुके हैं, और बाकी जो है वो दिल्ली की 5 आई, राजस्थान के भी अनाउंस किए गए। मैं पंजाब, अगर बाकी और हिमाचल प्रदेश और बाकी की बात मैं करूं तो मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि जब कुछ चीज़ों के बारे में, ये मैं जादौन जी के लिए नहीं कह रही हूँ, कि कुछ चीज़ों के लिए जवाब नहीं होता तो समय पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, उसका जवाब भी हम जल्दी दे देंगे, आपके सामने आ जाएगा। यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगा, गाड़ी फुल स्पीड पे चल रही है, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। दूसरी बात, वो तो आपको पार्टी के लिए अपना पक्ष रखना है, तो आप कोई भी सवाल किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। नहीं, मैंने आपको पर्टिकुलरली बोला, मैंने आपके लिए नहीं कहा, आपने शायद सुना नहीं। ये मैंने आपके लिए नहीं कहा, मैंने पर्टिकुलरली बोला जादौन जी, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल सकता। जादौन जी, मैंने ये क्लियरली कहा, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ। मैंने ये क्लियरली कहा, आपने शायद सुना नहीं इसको। मैंने बहुत क्लियरली कहा, मैं ये आपके लिए नहीं कह रही हूँ। आप सम्मानित हैं, आप अपना व्यू रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अपनी बात रख रही हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर एनएलडी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने यहाँ पर कहा कि इनको हार नजर आ रही है, पीछे हट रहे हैं। भाई मुझे इतना बता दीजिए कि एनएलडी जो है, मतलब कौन सा ऐसा दरवाजा नहीं है जिस पर ये नहीं गए? मायावती ले लीजिए, नीतीश ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, कहाँ पर ये नहीं गए और स्थिति क्या है, वो ये समझनी चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है। अब के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता। आपने यहाँ पर क्या बोला कि नालों का मैं आपके विजय रजवन जी बिल्कुल नहीं बोली थी। रजवन जी, सुबह की तो जरूर बात सच जो है, पर आपके बीच में नहीं बोली थी। सुन लीजिए आप रजवन दहीनवाल जी, आप कह रहे हैं इनेलो में कभी बड़ा ऐसा नहीं हुआ कि बड़ा चेहरा आया और चुनाव जीता। मैं तो शुरुआत से ही कह रही हूँ कि परिवारवाद की पार्टी आपने अगर गिन लीजिए चेहरे, अगर गिन लीजिए रजवन जी के चेहरे गिन लीजिए तो कौन से हैं आपकी पार्टी का मुख्य चेहरा कौन सा है? आप उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं, और हर एक दरवाजे पर आप घूमे हैं। ठीक है, आपकी अपनी पार्टी की इच्छा शक्ति होगी, आपकी पार्टी में जो कौन से दरवाजे पे गए आप, ये तो बता के तो जाएं। गए होंगे, मैं तो नाम ही गिनवा दिया, नीतीश का नाम गिनवा दिया, आपको मायावती का नाम गिनवा दिया। मैं वो कह रहा हूँ, आपके गिनवाने का क्या है? भी आप घूम लिए, हो सकता है कैंडिडेट नहीं होंगे। जोड़ सकते हैं नाम। अगर ऐसे 1 to 1 करना है तो बात अलग है। दूसरी बात, यहाँ पर
आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नहीं उन्होंने आप ऐसे कैसे कह सकती है वंदना जी की बाद में हम अपनी किसी बारी के दरवाजे पे गए, कोई एक दो जगह बताएं आप। अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में जवाब सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले आप लोग इंडिया अलायंस के साथ जाने को बहुत आतुर थे, बहुत बार बयान भी सामने आए, बहुत बार कहा गया कि चौटाला साहब का ही फॉर्मूला है कि सारे विपक्षी दल एक साथ आ जाएं, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम कांग्रेस के साथ भी गठबंधन को तैयार हैं। कैसे खारिज कर रहे हैं आप बातों को? सुनिए अभी। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की कोई भी शुरुआत में आवाज नहीं सुनाई दी। उन्होंने एक वर्ड बोला, गायब सैनी। मतलब ठीक है, आपका स्तर कहाँ तक जा सकता है हमारे को मालूम है, लेकिन इतना समझना चाहिए कि गायब कौन है। गायब वो है जो कहता था कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ। गायब वो है जिसने अपने ही माँ के पीठ पे छुरा घोपा। गायब वो है जो पराली को लेकर, एसवाइल को लेकर जो हमेशा हरियाणा को घेरता रहा। मैं तो आपके माध्यम से चुनौती देना चाहती हूँ कि आइए, रिजाइन करिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से और यहाँ पर आके इलेक्शन लड़ लो। किसने मना किया है? पता चल जाएगा कौन गायब है, आपको भी पता चल जाएगा। तो ये जो हल्की लैंग्वेज का इस्तेमाल अगर कोई प्रवक्ता करे तो समझ आता है, लेकिन आपके नेता भी जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपका समझ आता है कि किस तरह का अपने अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, वो बड़ा क्लियर हो जाता है। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, कम से कम 2-3 प्रश्न तो मेरे से भी उम्मीद करते होंगे कि मैं उनसे पूछ लूं, तो आप सुन लीजिए। सबसे पहले मुझे इतना बता दीजिए कि आप 5 राज्यों पर डक पर आउट हुए, जमानत भी नहीं बचा पाए, तो इतना बता दीजिए कि प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले केजरीवाल जी एक सीट पर आकर, जिसको अपनी मां कहते हैं हरियाणा को, एक सीट पर ही राजी हो गए। उसका क्या कारण है? ठीक है, बहुत बार कहते रहे जी हरियाणा में हम जीतेंगे, ये होगा वो होगा। उसका जवाब दे दीजिए। बच्चों की कसम खाकर जिस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे कहकर उस पार्टी के साथ चले गए। एक थी कांग्रेस, ये आपके नेता कहते थे, रविंद्र ढूल जी भी इसका बात का जवाब जरूर दें। ज्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ा ही समय हुआ, उसका जवाब दे दीजिए। और इतना बता दीजिए, जब दोनों पार्टी मिल रही थी, क्या सिर्फ अपने बारे में सोचना था, लीडर्स के बारे में सोचना था? क्या आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि चलिए हरियाणा के बारे में भी सोच लेते हैं, कुछ एसवाइल पर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं? एसवाइल पर भी जवाब का पहला उत्तर भी नहीं हो पाया, वो जुड़ गए हमारे साथ, उनसे उत्तर लेंगे। आप कह रहे थे व्यवस्था परिवर्तन, तो पिछली बार आप लोग जेजेपी के साथ मिलकर कर रहे थे लोकसभा चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन, इस बार कांग्रेस? हेलो, बोलिए सुखबीर तंवर जी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बात कर, निश्चित तौर पे मैंने क्यों कहा कि गायब श्रेणी, जो पिछले दिनों शराब के विषय में जिस तरह से मौत हुई, आज तक भी रिकॉर्ड की बात है ज्योति जी, माननीय गायब श्रेणी उन परिवारों से मिलने तक नहीं गए, उनके लोकसभा के लोग थे, इसलिए गायब श्रेणी है। इनका इसके भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को जवाब नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार से 195 सीटें घोषित करी, उनमें से कई लोगों के मन में जो भ्रम और जिस तरह की बात एक बात का जवाब दे दीजिए। संदेश खाली में आपके नेता गए, कुछ स्टेटमेंट दी। नहीं, सुन लो। गायब कौन है फिर से बता दो। संदेश खाली के लिए आपके नेता ने कोई बयान दिया? गए वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल में गए क्या? वेस्ट बंगाल में गए क्या? वेस्ट बंगाल में गए क्या? नहीं, एक रखो ना, स्टैंड एक रखो, स्टैंड एक रखो। आप बोलो हम हर जगह जाते हैं जहाँ अत्याचार होता है। गए क्या? गए क्या? ये बताइए। सिर्फ समय खराब कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो व्यक्ति अपने समय खराब का छोड़ दो, आप तो हरियाणा के लोगों की किस्मत खराब करने आ रहे थे, हमने रोक दिया, हमने रोक दिया आपको। आप तो हरियाणा के लोगों की जून को खराब करने के लिए आ रहे थे, हमने रोक दिया। दिल्ली में बुरा हाल कर दिया, पंजाब में बुरा हाल कर दिया। बार बार ऑब्जेक्शन के बाद फिर से बोल रहे हैं, क्या मतलब है गायब से नहीं? ये बताइए ना, आप गए क्या संदेश खाली? संदेश खाली गए, दिल्ली में दंगे हुए थे। वंदना पोपली जी, वंदना पोपली जी, क्या मैं तो बोलूं? बोलिए, आप कौन कह रहा आपको चुप रहने के लिए? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से मैंने कहा, जो अपनी लोकसभा में जिस तरह से शराब के मामले मौत, अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के दंगों के बाद गए लोगों के बीच में, माफी मांगी, माफी मांगी, माफी मांगी। नहीं, दोगलाबंदी मत दिखाओ, दोगलाबंदी मत दिखाओ यहाँ पर, दोगलाबंदी नहीं चलेगी। जनता देख रही है तुम्हें, जनता देख रही है तुम्हें,
दोगलापंती नहीं चलेगी। वरना पोपली जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप तीन बार उत्तर दे चुके हैं, 3 बार उत्तर दे चुके हैं। धूल साहब के उत्तर में भी आप लगातार बोलते रहिए। आप ये 2 बार बोले, 4 बार बोले, अपने समय में उस पर आपका जाहिर करेगा। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना। ज्योति जी, जिस प्रकार से श्राद्ध के विषय में जो अपनी लोकसभा से नादारद हो गया, उसको गायब कहेंगे क्या कहेंगे? अरे मुख्यमंत्री जो गायब हो गया उसको क्या कहेंगे? दिल्ली दंगों में गए क्या माफी मांगने गए क्या? सुखबीर तंवर जी आप एक शब्द को लेंगे क्या? आप आप इसके अलावा कोई बचा नहीं बोलने को? कुछ बचा नहीं। एक बात को कितनी बार रिपीट करेंगे? अगर आपके पास कितनी बार रिपीट करेंगे? आप कितनी बार रिपीट करेंगे? चुका है। पोपली जी रुकिए आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? आगे बढ़िए ना। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बात करी, मात्र 10 साल में जिस तरह से इस भारतवर्ष के लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल की नीतियों को मिला, अरविंद केजरीवाल जी जिसके राष्ट्रीय संयोजक है, मात्र 10 वर्ष में जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी बनी, ये तो आलतू फालतू बेफजूल की बात करते रहेंगे। अरे अपने बारे में सोचो। और जिस तरह से आपने इस राष्ट्र को बदलाया, जिस तरह से अनेक वायदे जो हमेशा जुमले साबित हो गए, मैं उनकी अगर मैं ज्योति जी बात करूं, इनको सुनने का मादा रखना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आज लोकसभा का चुनाव है, 10 साल के करीब से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत किया, और किस तरह से मोदी जी ने वायदा किया था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को पहली कलम से लागू करेंगे, क्या कर दी? क्या निश्चित तौर पे जिस तरह का इस भारत के अन्नदाता को ठगने का प्रयास मोदी जी के द्वारा हुआ, ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ। इसके अलावा उसके बाद अपनी तैयारी बता दो ना, किस तैयारी से जा रहे हो, किस मुंह से जा रहे हो, वो बताओ ना। इसके अलावा तैयारी तुम्हारी है नहीं, पोल खुल चुकी है, दोबारा फूट चुका है, एक सीट पे लड़ रहे हो, वो भी दिल्ली और पंजाब के नाम पे ब्लैकमेल करके कांग्रेस को। सबको पता है, सबको पता है, अपनी तैयारी बता दो ना। अपनी बात पूरी कर दो। 3 काले कानून और अरे अपनी तैयारी बता दो, ज्यादा साबित, वो कौन से काले कानून है कि जेल में हो? कानून जेल में। और मोदी जी ने वादा किया कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करेंगे, और 14 फसलों में दे रहे आप लोग, दे रहे हो के लिए पंजाब में दे रहे हो, पंजाब में 14 फसलों में दे रहे हो क्या? जिस तरह से मोदी जी ने वादा किया 2016 में, डिबेट किस विषय पर है? अरे पंजाब में दे रहे हो क्या एमएसपी? इतना बता दो, पंजाब में एमएसपी दे रहे हो, मंत्री तुम्हारे जेल में क्यों है वो बता दो, शिक्षा के नाम पे जो तुमने लूट मचा रखी है वो बता दो, 25 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हो, आज ही आरटीआई है 29 करोड़ से पेंटिंग में खर्च कर दिया, 29 करोड़ खर्च कर दिया पेंटिंग। मेरा सवाल कांग्रेस से अभी पेंटिंग में 29 करोड़ शीश महल पे खर्च कर दिया। आप लोग क्यों कर रहे हैं डिबेट को? कहां से कहां चले जाते हैं? और 15 नहीं, विषय पे बात ही नहीं, तैयारी है नहीं, सुखबीर तैयारी है ही नहीं। सुखबीर तंवर जी, अरे भाषण तोड़ना सुनने आए हो। प्लीज आप भी रुको, आप साथ साथ मत बोलिए, आप तैयारी में जवाब दो। हम भारत के युवाओं नहीं, तैयारी पे है तो जवाब दो, तैयारी पे है, आपकी तैयारी है तो उसके जवाब दो, क्या तैयारी है और क्या तैयारी है? माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ को छोड़िए, 2 लाख। ठीक है, आपने मुद्दे गिनवा दिए, आपने मुद्दे गिनवा दिए, अभी रुक जाइए सुखबीर तंवर जी, अभी आप रुक जाइए, अभी सुन लीजिए। अग्निवीर, एमएसपी, स्वामीनाथन, 2 करोड़ रोजगार, आपने बोल लिए सारी बातें, अभी रुक जाएंगे। पोपली जी आप क्यों लगातार बोल रही हैं? इनकी ऑडियो डाउन कीजिए, पोपली जी की ऑडियो डाउन कीजिए, पोपली जी को म्यूट कीजिए पीसीआर। नहीं बनना पोपली जी, आप हर बात पर मत टोकिए ना, आप मत टोकिए ना। नहीं फिर आप एक काम कीजिए, आप फिर मेरी जगह पर बैठ जाइए, आप डिबेट करा लीजिए। नहीं, आप ऐसे डोमिनेट नहीं करेंगे डिबेट को, गलत है नहीं है, दर्शक डिसाइड कर लेंगे, दर्शक डिसाइड कर लेंगे। आप ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुके हैं, आप सभी के बराबर टाइम ले चुके हैं सभी। नहीं, आप ऐसे डिबेट खराब नहीं करेंगे। पोपली जी, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका, आप नहीं बताएंगे कौन गलत कह रहा है। सुखबीर तंवर जी, आप ये रटी रटाई बातें अब बंद करेंगे? रोजाना आप इन मुद्दों को गिनवाते हैं, सवाल आपसे कोई कुछ पूछे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप भी? म्यूट कीजिए इनको, सुखबीर तंवर जी को म्यूट करें।
रविंद्र ढुल जी, जिस पार्टी को लेकर जिस बात का जिक्र वंदना जी भी कर रहे थे, बार बार कहा गया कि इनकी जमानत आदमपुर का हवाला देते रहे, आम आदमी पार्टी से क्या मजबूती कांग्रेस को मिलने वाली है, क्योंकि कभी तो इनकी जमानत नहीं बची है। और दूसरा ये कि आप लोग 10 सीटों पर चुनाव ना लड़कर 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है बीजेपी के मुकाबले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जेजेपी यानी कि जमानत पार्टी जिसको कहा जाता है उसमें अलायंस में चल रही है। 10 जिसके पास सीट है, बाकी 80 सीट के ऊपर जिनकी जमानत जब्त थी। आज उसी जमानत जब्त पार्टी जिसके पास में कुल लोकसभा के चुनाव के अंदर 1.5 से 1.5% वोट थे, उसको कभी 2 सीट देने की बात यहाँ पर चल रही है। तो जो लोग खुद कमजोर है सत्ता में होते हुए, जिनके अंदर इतना दम नहीं कि अकेले चुनाव लड़ सके, उनको कम से कम इस प्रकार के प्रश्न पूछने का, हमारे अलायंस के ऊपर टिप्पणी करने का इनके पास में कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 38 पार्टियों को इकट्ठा करके, जिसमें किसी पार्टी के पास 0 सीटें हैं, किसी के पास में 1 सीट है, ऐसी पार्टियां भी हैं जिनके पास में कोई सीट नहीं है। 38 पार्टियों के इनके जो एनडीए जिसे ये कहते हैं उसके अंदर, तो जो लोग सत्ता में होते, इतनी सीटें होते हुए जिनके अंदर इनको जवाब मत दें, हरियाणा की जनता को दे दीजिए जवाब। फिर आम आदमी पार्टी तो बहुत बार चुनाव लड़ चुकी है ना, वोट के नाम पर तो हाथ कुछ भी नहीं लगाया। मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जमानत जब्त पार्टी की जनता पार्टी अलायंस कर रही है, तो हम अब यदि आम आदमी पार्टी उस समय पे कमजोर थी, नेशनल लेवल पे आम आदमी पार्टी के साथ में हरियाणा के अंदर कोई अलायंस हुआ है, तो आज के दिन में यदि उसके अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूला के अंदर अगर आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम उसका सम्मान करते हैं, अलायंस का धर्म निभाने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इनकी तरह से, जो खुद तो करेंगे अब दूसरे करेंगे तो उनके साथ में समस्या हो जाती है। इनको अपने अलायंस से इनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन विपक्षी कोई भी अलायंस करे ना, उससे इतनी समस्या होती है कि सारी की सारी एजेंसियां उसके ऊपर थोपने का काम करेंगे किसी तरीके से अलायंस। बस इसलिए जो है ना, हमें इनकी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी करिए, लेकिन हाँ, हमारे अलायंस के ऊपर टिप्पणी करने का इनको अधिकार नहीं है, खास करके तब जब हरियाणा में जो है ये खुद अलायंस के का थाला लेकर के पल्लू पकड़ करके घूम रहे हैं। देखिए रविंदर जी, मैं बड़ा क्लियर बता दूं, मुझे आपके अलायंस से कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज है आपकी चेस्ट थंपिंग से। जिस प्रकार से हुडा जी बार बार छाती ठोकर बोलते रहे कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम सक्षम हैं, हम अकेले लड़ सकते हैं, इस स्टेटमेंट के बाद अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे जाता है कि सिचुएशन क्या है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी कि हुडा जी और केजरीवाल जी दोनों ही निपटाने में माहिर है। हुडा जी ने अपने साथ के नेताओं को निपटा दिया, केजरीवाल जी ने अपने मित्रों को निपटा दिया। अब बड़ा मजा तब आएगा देखने में कि इन इलेक्शन में दोनों में से कौन किसको निपटाता है, वो भी बड़ा अच्छा सिचुएशन रहेगी। तो अगेन आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि सत्ता में होते ही आप अलायंस में हो तो हाँ, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, आपके अलायंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलायंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकतंत्र है भाई, करिए अलायंस, किसने मना किया? हम भी अलायंस में जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बावजूद हम ये नहीं चिल्लाते कि हम तो जी किसी और को हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। हम तो साथ लेकर चलने वालों में, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मात्र 10 वर्षों में हम जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गए। बिल्कुल सही है, आप राष्ट्रीय पार्टी जरूर बन गए, लेकिन जिस पार्टी का जन्म ही कांग्रेस विरोध पर हुआ हो और उसके बाद वो कांग्रेस के साथ चली जाए, बच्चों की कसम खाकर उसके बाद कांग्रेस के साथ चली जाए, तो ये समझ आता है कि मोदी विरोध में कहां तक जा सकता है। ये बात अलग है कि मोदी विरोध तब हो रहा है जब मोदी जी जनता के लिए इतना सारा तो पहली बार सरकार भी कांग्रेस के साथ ही बना ली थी जी, बिल्कुल उसी समय कसम खाने के बाद जस्ट बाद बना ली थी। और उसके बाद चलिए वो तो थोड़े समय की बात थी, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क तो हमेशा आएगा ना कि जब आप कहते हैं कि बच्चों की कसम खाकर हम इनके साथ नहीं जाएंगे, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने क्लियर नहीं किया किसके बच्चे, पता नहीं अपने बच्चों की बात कर रहे थे या जनता में किसी के बच्चों की बात कर रहे थे, तो शायद इसलिए कसम तोड़ना इनके लिए आसान रहा होगा। लेकिन नैतिकता और शुचिता की राजनीति में हमेशा आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी के साथ जाना नहीं जाना अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप जब इतनी कड़ी बात करते हैं, आप जिस पार्टी का विरोध करके जन्म होता है
उसके बावजूद भी उनके साथ चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। भले ही राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, लेकिन किस प्रकार से पंजाब और तो दिल्ली आप में लोगों ने भी किया ना, आपके विरोधी बार बार कहते हैं, हुड्डा साहब बार बार कहते हैं, कांग्रेस कहती है, नेहरू भी कहती है, जमुना पार की बातें थी, 75 पार की बातें थी, दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। देखिए प्री-पोल अलायंस आप लोगों ने किया। प्री-पोल अलायंस में तो ये है ना कि जनता को पता है कि ये दोनों साथ हैं, नहीं ये साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बता रही हूँ प्री पोल और पोस्ट पोल में क्या फर्क है। 40 सीटें हमारी आई थी और 10 सीटें जजपा की आई थी। मुझे लगता है कि इस चीज को समझना चाहिए कि इतनी सी बात के लिए दोबारा से हरियाणा को चुनावों में झोंक देना कहीं ना कहीं गलत था। और हम साथ में आए, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को साथ में लेकर आए, हम अपने विचारों को साथ में लेकर आए। आपस में राजनीति में राजनीतिक द्वंद्व हो सकता है, लेकिन जब इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं तो जनता के हितों में काम कर रहे हैं। तो पोस्ट पोल अलायंस में बहुत सारे ठीक है, तंवर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अंतिम कमेंट तंवर जी आपका, अंतिम कमेंट आपका। ज्योति जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन ने जिस तरह की बात करी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरह से चोरी करी और वो चोरी पकड़ी गई और इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, उन पे कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसके अलावा मुझे कहना ये भी है कि जिस प्रकार से पुलवामा का विषय आया विगत के लोकसभा के चुनाव क्या ये मुद्दा है क्या? फिर आपको दिक्कत होती है, आप रुके बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं मुद्दा लेकर बैठती हूँ डिबेट के लिए। सुखबीर तंवर जी, मैं क्यों ना टोकूं आपको? क्या है बताएंगे? मैं क्यों ना टोकूं आपको? मैं क्यों अलाउ करते हो इनको? नहीं, मैं इनको कहाँ अलाउ कर रही हूँ? मैं किसी को नहीं अलाउ कर रही हूँ। आप फालतू के एलिगेशन मत लगाइए। मैं आपको ये कह रही हूँ, मुद्दे पर बात कीजिए आप। हाँ, तो मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा का विषय है और उन्हीं के गवर्नर ने सत्यपाल मलिक जी ने जिस प्रकार से बात करी, आज तक तो सत्यपाल मलिक जी आपके लिए भगवान हो गए। आज जो आपको सूट करता है वही करते हैं। प्लीज आप लगातार क्या कर रही हैं? क्या तैयारी में कुछ बोलेंगे नहीं? आपके समय में कोई बोला था डिबेट में? कुछ तो रूल्स होते होंगे डिबेट। मेरी बात अगर संभव है तो सुन लीजिए, अगर आपको इन्हीं को बोलने देना है तो फिर कोई बात नहीं। देखिए, जिस प्रकार से महिला खिलाड़ियों का जो विषय आया, वो कोई हरियाणा का बात नहीं है, वो राष्ट्र के स्तर पे एक बहुत बड़ा गलत उदाहरण इस सरकार के समय में पेश हुआ। इसमें जो अन्यथा भी जिस तरह से मौका दिया गया, अभी जो लखीमपुर खीरी में जिस तरह से टेनी को दोबारा टिकट दिया गया और कई लोग तो छोड़ गए कि हमें लड़ना ही नहीं है। ये जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आज वो कहीं ना कहीं चीजें साबित हो चुकी हैं। ये 200 पे भी नहीं पहुंचने वाले। 2004 में भी इन्होंने इंडिया साइनिंग की बात करी थी, साइनिंग समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से आज इनका जो वायदा था 10 साल पहले 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, वो सब समाप्त हो चुका है। 2 लाख भी नहीं तो पाए। अब समझे बात को, आज जिस प्रकार से युवा महिला सबके सब कितने दुखी, हताश, परेशान हैं और ये नई नई बात घटते रहते हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इनको बहुत लोगों का जिस तरह से आशाएं अपेक्षाएं थी, उन पे पूर्णतः विफल हो चुके हैं। और विफलता के लिए ये फालतू शोर मचा के नहीं होगा। आंकड़ों पे अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पे इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और राष्ट्र में अनेक ऐसे विषय हैं जिनका समाधान करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने देश नहीं दिखने दूंगा बोल के मुद्दे ठीक है। देखना ये कि जनता, हरियाणा की जनता ने तो अभी हालांकि दिल्ली के मॉडल को भी नहीं समझा, पंजाब की जीत का भी कोई असर नजर नहीं आया है। आप इन मुद्दों के साथ भी अगर जा रहे हैं, देखना है जनता को लुभा पाएंगे या फिर नहीं। डहीनवाल जी, आपको आपत्ति थी इस बात से कि आप लोग किसी के दर नहीं गए, लेकिन प्रयास तो आप लोगों ने खूब किए थे कि आप लोगों को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। देखिए, जब कई बार बात मैं कहता हूँ कि राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर कोई भी समझौता किया जाए, एक तो वो चीज़ होती है। और एक इनसे कुछ पूछे, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भाई आपने आम के साथ क्यों किया, खास के साथ क्यों किया। इनसे कोई पूछे ना नीतीश कुमार जी के साथ आपने दोबारा क्यों जा रहे हो। इनसे पूछे महबूबा मुफ्ती के साथ आप क्या वहाँ पे क्या करने गए थे, इनसे कोई पूछे तो सही। एक चीज़ इनके ऊपर बात आती है, जेजेपी की आप ही बता रहे थे 75 पार का नारा दे रहे थे, अब भाई हम चले जाएंगे, उसके साथ ये जमुना पार वालों के साथ गोद में बैठ के
कहते हैं विचार मिल रहे, विचार नहीं मिल रहे इनके। विचार तो मिलते तो आज ये गठबंधन में शामिल होते। ये अपने आप को कहते हैं कि एनडीए का हिस्सा है। एनडीए का हिस्सा राजस्थान में नहीं थे क्या? ये राजस्थान में इनके साथ क्या क्या किया वो सबको पता है। आज हरियाणा की हालत, अगर हरियाणा के मुद्दों की अगर बात करें या देश के मुद्दों की बात करें, तो देश को इन्होंने कर्जबान करने का काम किया है। ये बार बार ये कहते थे कि हम जनता को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आज सुरक्षा तो देखिए, सुरक्षित तो कोई है ही नहीं। अपने आप को खुद प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि मैं तो असुरक्षित हूं। तो और जो अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि सुरक्षित कौन है। आज बात करें, ये बार बार अभी संदेश खाली का नाम आया था। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये कोई संदेश खाली के बारे में जरूर बात कर रहे हैं। मणिपुर पे भी कुछ बोला था कि इन्होंने, या वैसे ही उस पे हवा हवाई हो गए थे? मणिपुर का मुद्दा बड़ा घूमा था, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कारण था क्योंकि उनपे इनकी किरकिरी हो रही थी। पूरे प्रदेश को पता है, देश को पता है मणिपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ। मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक बेरोजगारी की जो बार बार बात आ रही है, ये बेरोजगारी की बात तो कर रहे थे, लेकिन इनसे कोई अगर पूछे कि आपने निजीकरण को इतना बढ़ावा दे दिया कि बेरोजगारी की तो बात वहां पे खत्म ही हो गई, रोजगार तो आपने खत्म कर दिया। आपने तो चारों तरफ से निजीकरण का बढ़ावा देने का काम किया है। ये बुलेट ट्रेन की बात करते थे, ये मेट्रो की बात कर रहे थे। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ जाएंगे ना हम, कि जनता को यही बताएंगे कि जो भ्रष्टाचार। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी वंदना जी बैठी है, इनकी विधानसभा में कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं ये, कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं। उस चीज का बताऊंगा कि एक सहकारिता विभाग का एक घोटाला आया था, 100 करोड़ का घोटाला। सीएम साहब क्या कह रहे हैं कि बोलो 8.8 करोड़ का घोटाला है वो। लेकिन सीएम साहब से कोई पूछे कि बोले डीजीपी साहब ने किसने बताया था आपको? 100 करोड़ का किसने बताया था आपको? आप अरे हमने अनाउंस किया था, हमने आके बताया था। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, डीजीपी शत्रु कपूर ने पकड़ने के लिए, आप नहीं गए थे पकड़ने के लिए। बीच में बोल के मुद्दे को लेकर हम कई बार बात कर चुके हैं। सेशन में हुआ भी बात हो चुकी है। मैं चुनाव को लेकर बात कर रही हूँ। जादव जी आप बोलिए। ज्योति जी 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा, मैं बात पूरी करके जाऊंगा। ज्योति जी 10 सेकंड लूंगा, ज्योति जी 10 सेकंड लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि डीजीपी शत्रु कपूर ने ये कहा था कि 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, और खुद मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 8.8 करोड़ का घोटाला है। अब इनसे पूछे, डीजीपी हमारे नहीं है, इनके हैं। और जब वो 100 करोड़ का बता रहे हैं तो विपक्ष को बात करने का क्या फायदा? आज ये भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं और ये अपना पल्ला झाड़ने का तैयार बैठे हैं। आंकड़ों के साथ रखी जाती है बातें। ठीक है, सदन में विस्तार से इस पर बात हो चुकी है। सेम साहब टोटल झूठ बोल रहे हैं सदन में, टोटल झूठ बोल रहे हैं सदन में। आप जैसा झूठा कोई नहीं है। भारतीय पार्टी के सारे झूठे लोग हैं। मान लो, किसी को सच्चा मान लो, ये तो तुम्हारा ही काम है। राजेंद्र जी बोले आप। हाँ जी, वो ऐसा है जी कि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, ये मुद्दा है, ये झूठ है, ये सच है, तमाम बातें होती है। पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मतदाता बहुत मैच्योर हो गया है। वो इस देश में आम चुनाव होते हुए 70-75 साल गुजर चुके हैं और उन्होंने देख लिया कि राजनीतिक दलों का क्या आचरण है, कौन कहाँ लेवल पर सच बोलता है, कहाँ झूठ बोलता है। अब ये है कि आम आदमी पार्टी आई, वो कहती थी कि हम रवायती पार्टियों से अलग हैं, पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी रवायती पार्टियों में शामिल हो चुकी है। वो उसी तरह से उनका काम चल रहा है। अगर उनके पास कुछ अलग है तो मोहल्ला क्लिनिक है और स्कूल ऑफ इमिनेंस है और ये सब है। आज वो दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया, जो 18 साल से 80 साल तक की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देंगे। मेरे ख्याल से पंजाब में तो वो वादा, इनकी जो गारंटी थी वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन दिल्ली में कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया। हो सकता है कि पंजाब में भी कर दें, बजट आने वाला है आजकल में। तो ये सब जो है एक चालाकी से, चतुराई से जो शासन किया जाता है, उसको आम मतदाता खूब अच्छी तरह समझता है और मुझे लगता है कि वो उस बर्दाश्त करता रहता है और एक साथ फैसला भी सुना देता है, जैसा कि उन्होंने 2014 में सुनाया और आगे चल के जो आने वाले समय में भी सुना देगा। तो मतदाता पर भरोसा किया जाए और ये चैनल की, अखबार की जो सारी बातें हैं वो है तो मतदाता के लिए कि उस तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो जागरूक रहे कि उसको क्या फैसला करना है। तो आने वाले चुनाव में इसी तरह से फैसला होगा। जी, सारे दिग्गज आप लोगों के मैदान में थे, हालांकि हार का सामना करना पड़ा। क्या इस बार भी उसी फॉर्मूले के साथ आ सकती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस अपने मजबूत नेताओं को उतारने का काम करेगी। आपने देखा है कि जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर से आपके पास में बात आई है कि वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब को चुनाव लड़वाया जाएगा, इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी मजबूत नेता चुनाव लड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे बढ़िया चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ पर नहीं आएगी। हाँ, परसेप्शन कोई भी क्रिएट करी जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उससे हमारे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। कि खुद बार बार जो है इनका अति आत्मविश्वास जो है, हम 400 पार के 500 पार, मैं कहता हूँ 600 पार, 800 पार, 2000 पार करके चलिए, नहीं पड़ता इन बातों से। अंतिम फैसला करना है जनता ने और जनता इस चीज को देखेगी, आश्वस्त
कि जिस प्रकार इन्होंने जो है विकास की जगह प्रोपेगेंडा चलाया, इनका जवाब इनको मिलेगा ही मिलेगा। वंदना जी बोलो। देखिए, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, हर एक मुद्दे का जवाब देने का समय तो नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहूंगी कि जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं ये सब मुद्दे, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, जैसे आम आदमी के प्रवक्ता बोल रहे थे और बाकी सब बात कर रहे थे यहाँ पर, तो मुझे लगता है 5 राज्यों के चुनाव में भी यही मुद्दे इन्होंने उठाए थे, कोई नया नहीं आया है। और किस प्रकार से हार का मुंह देखा वो हम सभी ने देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और समुदायवाद, तुष्टीकरण, इन सब से ऊपर उठकर एक परफॉर्मेंस की सरकार दे रही है और जनता उसको पसंद कर रही है और आगे भी उसको पसंद कर तंवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले तंवर जी। प्रकार से माननीय मोदी जी ने 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में से 80 करोड़ को 5 किलो अनाज पे सीमित करने का प्रयास किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम दे रहे हैं, कोरोना के बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। समय भी है, वाइंडअप के लिए बार-बार करवाने के बावजूद भी मैंने नहीं पोपली जी इनका बोलना जो है वो खुद ही डिसाइड करेंगे ना इनको क्या बोलना है। आप हर तरह से नंगे हो चुके हो, ये सच्चाई है। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ज्योति जी, ये बड़ी गलत बात है। जवाब है दूसरे लोगों की बात सुनने का अवसर इनको देना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन भाषण नहीं सुनेंगे ना। अरे भाषण में क्या बात है? बिल्कुल भाषण की बात है, तैयारियों की चर्चा है, आप दूसरे मुद्दे लाओगे, फिर मुझे समय नहीं मिलेगा उसका जवाब देने के लिए। अरे ये जो आप सब आगे समय नहीं, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा चुनावी तैयारियों को लेकर हम कर रहे थे। हालांकि विपक्षी दल अपने अपने मुद्दे भी गिना रहे हैं कि किन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच जाने वाले हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।